आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी एक ऐसी घटना है जिस घटना में जो कातिल है उसने 3 कत्ल किए, बाकायदा पुलिस के सामने बैठा है, अपना इकबाल जुर्म भी कर रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस की जो मुश्किलें हैं कहीं ना कहीं सुलझने का नाम नहीं ले रही। ये बाकायदा इकबाल जुर्म करता है, सारी चीजें करता है, पूरी जांच पड़ताल में कॉपरेट भी करता है, लेकिन जो होता है कि कत्ल की वजह क्या है, मोटिव ऑफ मर्डर, ये इसने दो दो बार बताया और दोनों अलग अलग चीजें बताई। अब कातिल सारी चीजें कर रहा है, लेकिन जब कत्ल की दो अलग अलग वजह बता रहा है तो इन दोनों वजहों में से कौन सी वजह सही है, कौन सी वजह गलत है, अब इस पे पुलिस को उसी के कातिल के मुंह से सच निकलवाना है, क्योंकि जो कुछ भी इस मामले में बता सकते थे उन सबका कत्ल हो चुका है। आज की कहानी गोरखपुर की है। गोरखपुर में एक थाना लगता है सहजनवा थाना, और इसी सहजनवा थाना में एक जगह है शहबाजगंज। शहबाजगंज से इसी साल 2023 के फरवरी महीने के आखिरी शनिवार को, यानी लगभग 24-25 तारीख को 112 नंबर पे एक फोन जाता है। फोन करने वाली एक महिला थी, बेहद घबराई हुई थी, बेहद चिल्ला रही थी, रो रही थी, मानो किसी से बचने की गुहार लगा रही हो। और इसी बीच फोन करती है, जो सामने वाला अफसर था वो फोन उठाता है। ये घबराई हुई आवाज में बस एक सुर में चिल्लाने लगती है कि साहब जल्द से आ जाइए, क्योंकि 2 लोग हैं, मुंह पे नकाब बांधे हैं, घर में घुस आए हैं, मेरे पति को मेरे बच्चों को मार रहे हैं, और अगर आप जल्द से जल्द नहीं आए, कोई मदद करने नहीं पहुंचा तो शायद ये जान ले लेंगे। अब 112 नंबर पे ऐसा फोन कि कोई है जो अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हड़कंप मचेगी। फौरन जो नजदीकी गाड़ी थी उसको फोन किया गया, उससे कहा गया कि आप उस जगह पे जाइए, फौरन मदद कीजिए। पुलिस के जवान बहरहाल बड़ी तेजी के साथ इस शहबाजगंज में जाते हैं। जाने के बाद उस बताए हुए घर पे जाते हैं। जल्दी से दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि एक कमरे में एक माँ, एक बच्ची बेहद डरी सहमी सी एक दूसरे के साथ बैठे हुए घबरा रहे हैं। पुलिस को देखते हैं, फौरन चिल्लाते हुए बाहर आते हैं, एक कमरे की तरफ इशारा करते हैं, और जैसे ही जो पुलिस के जवान थे इस कमरे में जाते हैं तो अंदर उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद इन जवानों की भी एक तरह से रूह कांप गई। दरअसल इस कमरे में एक 40 साल का आदमी जिसका नाम अवधेश गुप्ता था, उसकी गर्दन पे चाकू चला हुआ था, वो दर्द से छटपटा रहा था। जान मानो अब निकल जाएगी कि तब निकल जाएगी। और इसी के बगल 2 छोटे छोटे, एक 5 साल का बच्चा आयान और एक 3 साल का बच्चा आरो, उनके साथ भी सेम चीज हुई थी। और ये तीनों लोग यानी अवधेश गुप्ता और बाकी दोनों बच्चे फर्श पे जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। अब पुलिस वाले जो आए थे, अब उनके पास 2 काम थे। सबसे पहले कातिल को पकड़ना, और उससे भी पहले इन दोनों की जान बचाना। लिहाजा कातिल को ये सारे लोग भूलते हैं, कौन ये घटना किया उसके बारे में सोचना छोड़ते हैं, और सबसे पहले इन तीनों लोगों को गाड़ी में डालते हैं। डालने के बाद फौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद घंटों तक इन लोगों का इलाज चलता है। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद जो 40 साल का अवधेश गुप्ता था, इसकी जान चली जाती है। अब बाकी बचे 2 बच्चे, उनकी हालत गंभीर। मां की भी चिंता बढ़ रही है। पुलिस वाले और आसपास के लोग, चूंकि धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लोगों की भीड़ उस जगह पे, उस घर पे, उस हॉस्पिटल पे बढ़ती जा रही थी। सबके मन में जिज्ञासा थी, सारे लोग गुस्से में थे कि कौन था। अगर किसी से कोई रंजिश थी तो चलो मान लो अवधेश गुप्ता को मारा तो मारा, लेकिन 5 साल के 3 साल के बच्चों के ऊपर इतनी निर्मम तरीके से चाकू चलाना, ऐसा दरिंदा कौन हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, जो मुख्यमंत्री है उनका क्षेत्र था, तो लोगों में गुस्सा भी था, एक उम्मीद भी थी कि शायद बाबा तक ये बात पहुंचे, बाबा कुछ करें। बहरहाल वक्त गुजरा, दोनों बच्चों की जो हालत थी जब वो और गंभीर हो गई, तो इन दोनों बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, क्योंकि इस हॉस्पिटल में शायद अब जान बचाना मुश्किल था। दोनों बच्चे मेडिकल कॉलेज जाते हैं, वहां पे इनका इलाज होता है। 1-2 घंटे बाद इन दोनों की भी बुरी खबर आ जाती है, और ये दोनों भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब उस घर में टोटल 5 लोग थे। 3 को किसी ने बड़ी बुरी तरीके से मारा था। जो बच्ची थी 12 साल की, वो कमरे में रो रही थी। जो माँ थी वो भी सिसक रही थी। दोनों के ऊपर डर का ऐसा बादल छाया हुआ था कि मानो ये दोनों कुछ बता नहीं सकते थे। बहरहाल अब पुलिस को जांच भी करनी थी,
कातिल को पकड़ना था, क्योंकि अगर कातिल नहीं पकड़ा जाएगा, घटना को कुछ दिन गुजर जाएंगे तो पुलिस की भी भद्द पिटेगी। बाकी क्योंकि एक मुख्यमंत्री का वो इलाका है, कायदे से कहें तो उसका एक विधानसभा है, तो शायद वहां पे कार्रवाई थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। तो पुलिस वाले अब इस मामले को दोहरे तरीके से लेते हैं। कभी परिवार वालों से पूछताछ करते हैं उस माँ से कि कौन लोग थे, क्या आपने उनका चेहरा देखा। इस पे वो महिला जिसका नाम नीलम था, नीलम कहती है कि साहब उनके चेहरे पे नकाब लगा हुआ था और जिस हिसाब से वो लोग चाकू चला रहे थे, शायद उसे देखने के बाद अगर कोई भी होता तो अपने आप को बचाता। मैंने भी यही किया, अपने आप को कमरे में कैद कर लिया और ये दोनों लोग आते हैं, इनको मारते हैं, मारने के बाद चले जाते हैं। मेरे पास मोबाइल था तो मैंने आपके पास फोन किया और गलती आप लोगों की भी है। शायद आप लोग कुछ देर पहले आ जाते तो जान बचाई जा सकती थी, या फिर हो सकता है कि इस तरह से हत्या ही ना हो। अब पुलिस वाले जब परिवार वालों से पूछते हैं, कायदे से उस नीलम से पूछते हैं कि आपने चेहरा देखा, तो नीलम ने मना कर दिया। तब जो कुछ जांच पड़ताल थी वो महज एक तुक्का या फिर अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। चूंकि रात का वक्त था, आसपास कोई ऐसा था नहीं जो जग रहा हो, जिसने कुछ देखा हो। लिहाजा पुलिस वाले आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं कि क्या कोई ऐसा है जिसके घर में कैमरा लगा हो। कैमरा लगा होगा तो कम से कम इस बात का पता चल जाएगा कि दोनों लोग कहाँ गए, किस दिशा में गए। उसके बाद फिर उस रोड के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा। पुलिस वाले कैमरे खंगालते हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी कि किसी भी कैमरे में कोई भी शख्स कैद ही नहीं हुआ था। अब महिला कह रही थी कि दोनों कातिल भागे, सीसीटीवी कह रहा था कि कोई कैद नहीं हुआ। अब पुलिस वालों की जो सक्की सुई थी कहीं ना कहीं आसपास के मोहल्ले में ही घूमने लगती है। पुलिस वाले इस महिला के पास जाते हैं और इससे कहते हैं कि क्या इस मोहल्ले में किसी से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी तो नहीं हुई। अब इस पे ये महिला कहती है कि साहब 8 महीने पहले तो मेरी इस आदमी से शादी हुई थी। अब 8 महीने में तो नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले किसी से हुआ हो तो शायद बात दूसरी है। अब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो उनका माथा घूम जाता है कि एक महिला जिसके एक 12 साल की बेटी हो, 2 5 साल के और 3 साल के बच्चे हो, ये कह रहे कि इस आदमी से कुछ ही दिन पहले शादी हुई है, इसमें क्या माजरा है। अब पुलिस वाले सारी बातों को भूल के सबसे पहले इस मिस्ट्री के पीछे पड़ते हैं और इस महिला से पूछते हैं कि अगर आपकी शादी 8 महीने पहले हुई तो ये 12 साल की बेटी है और ये 5 साल के और 3 साल के बच्चे कैसे हो गए। अब ये सवाल जब वो महिला सुनती है तो उस पर कहती है कि साहब ये 12 साल की बेटी मेरी है, मेरी किसी और से पहले शादी हुई थी और इनका भी किसी और से पहला शादी हो चुका है और ये दोनों बच्चे इनकी पहली पत्नी के हैं। पुलिस वालों को लगता है कि चलो ठीक है। अब इससे पूछते हैं कि कोई और बात, कोई और परिवारिक रंजिश हो, शायद आपको कुछ याद आए तो आप बता दीजिए। क्योंकि कैमरे में कोई कैद नहीं हुआ, दुश्मनी का कोई एंगल आप बता नहीं रही, तो शायद पारिवारिक विवाद या फिर कोई और बात हो तो शायद उससे मामला बन जाए। अब इस महिला से जब ये बात पूछी जाती तो महिला फिर कहती कि साहब मुझे ज्यादा पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि 2 लोग नकाबपोश आए, दोनों लोगों ने कत्ल किया, कत्ल करके वहां से चले गए। अब ये बात जब वो महिला बार बार बोल रही थी तो पुलिस वाले चीज देखते हैं कि दोनों बच्चों के गर्दन पे तो चाकू चल गया, पति की भी गर्दन को रेत दिया गया, लेकिन ये 12 साल की बेटी और ये महिला, इसके शरीर पे खरोच क्यों नहीं। अमूमन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम भागने में भी कहीं चोट लगनी चाहिए, लेकिन इस महिला के साथ ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं। अब पुलिस वाले एक्सटर्नल जांच के साथ साथ इंटरनल जांच भी शुरू करते हैं और सबसे पहले पूरे मोहल्ले को बुला के अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछताछ शुरू करते हैं। अब किसी से पूछते कि क्या कोई ऐसा था जिसकी आवाज आपने सुनी हो, किसी से पूछते कि किसी को भागते हुए देखा है, लेकिन सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में पूरे मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं था जिसने कुछ भी ऐसा संदिग्ध देखा हो या सुना हो। अब पुलिस वाले कायदे से कहें तो दोहरी नाव पर सवार थे। एक तरफ महिला कह रही है 2 लोग भागे, एक तरफ पूरे सीसीटीवी कैमरे में, पूरे मोहल्ले में कोई आसपास ऐसा था ही नहीं जिसने किसी संदिग्ध परिस्थिति में किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा हो। अब पुलिस वालों को लगता है कि या तो पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा मोहल्ला झूठ बोल रहा है, या तो अभी ये महिला झूठ बोल रही है। अब महिला से जब कोई सच की उम्मीद नहीं मिलती तो पुलिस वाले उस 12 साल की बच्ची को अपने पास बुलाते हैं, एक कमरे में लेके जाते हैं और दूसरे तरीके से बहला फुसला के इस बच्ची से जब पूछताछ करते हैं तो बच्ची चूंकि छोटी थी, ज्यादा कुछ समझदार थी नहीं,
और शायद उसे अपना पराया इन सारी चीजों का ज्ञान नहीं था, उसे बस सच और झूठ का फर्क पता था। उसने कहा कि जब मैं सो के उठी तो मैं देख रही थी कि घर में काफी हल्ला गुल्ला हो रहा था, काफी चीख पुकार मची हुई थी और मेरी माँ के हाथ में चाकू था। अब पुलिस वाले जब ऐसा बयान सुनते हैं उस बच्ची से, तो एक तरह से पूरा का पूरा जो मामला था अब वो पानी से ज्यादा शीशे की तरह साफ था। पुलिस वाले फौरन ही उस महिला को उठाते हैं। उठाने के बाद काफी देर तक तो रोना पीटना मचाती है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि देखो अब नाटक करने का कोई मतलब है नहीं, तुम्हारा जो भांडा है वो फूट चुका है, तो जाहिर सी बात है कि सच्चाई कबूल दो, नहीं तो हम अपने अंदाज में पूछेंगे तो सच्चाई को बोलोगी, लेकिन उस बीच में काफी तकलीफ तुम्हें हो जाएगी। महिला भी अब जान जाती है कि शायद अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए अब सच बोल देती हूँ। और जब सच बोलती है तो दो अलग अलग कहानियां सुनाती है। दोनों कहानियां लास्ट तक तो सही है, लेकिन अंत में एक टर्म ऐसा है जिसमें इस महिला के लिए कहीं ना कहीं सिंपैथी भी आ जा रही है, और ऐसा टर्म है अगला कि कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ जा रहा है। दरअसल महिला बताती है कि ये जो अवधेश गुप्ता था, इसकी पहले एक शादी हो चुकी थी। पहली शादी भी ज्यादा उम्र पे हुई थी, लगभग 30 साल की इसकी शादी हुई। शादी होने के बाद एक बेटा हुआ 5 साल पहले। बेटा होने के बाद फिर एक और बेटा हुआ। पहले बेटे का नाम आयन रखा गया, दूसरे बेटे का नाम आरो रखा गया। लेकिन इसी बीच जो अवधेश गुप्ता था, उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत हुई, बच्चे भी छोटे थे, उनको पालने के लिए पोसने के लिए किसी एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो अवधेश का भी ध्यान रखे, जो बच्चों का भी ध्यान रखे। इसीलिए अवधेश की दूसरी शादी के लिए जो अवधेश के परिवार वाले थे, लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अब एक आदमी जिसकी पहली शादी 30 साल पे हुई हो, 2 बच्चे हो चुके हो, जिसकी उम्र 40 साल खुद हो चुकी हो, तो जाहिर सी बात है कोई भी कुंवारी लड़की ऐसे आदमी से शादी क्यों करना चाहेगी। तो सबसे पहले तो कुंवारी लड़की देखी जाती है, लेकिन जब कुंवारी लड़की मिलती नहीं तो फिर ऐसी लड़की को खोजा जाता है जो विधवा हो, जिसका तलाक हो गया हो। और इसी बीच जो नीलम थी, उसकी जो ननद थी, कायदे से कहें तो इसकी पति की बहन, उसका जो पति था, कायदे से कहें तो नीलम के पति का जो जीजा था, वो इस अवधेश गुप्ता का रिश्तेदार लगता था। नीलम की शादी काफी टाइम पहले एक आदमी से हुई थी। नीलम कायदे से संत कबीर नगर की रहने वाली थी। इसी संत कबीर नगर में नीलम की शादी एक आदमी से हुई, उससे एक बेटी पैदा हुई। बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई, लेकिन इसी बीच नीलम के पति की मौत हो जाती है। अब नीलम के सर पे अपने उस बच्ची की जिम्मेदारी, इधर अवधेश के सर पे अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी, यानी कायदे से कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। रिश्तों में बात चलती है, बात धीरे धीरे एक दूसरे तक पहुंचती है, दोनों की शादी मुकर्रर कर दी जाती है। डेट रखा जाता है, डेट रखने के बाद शादी होती है, और ये शादी साल 2021 के जुलाई या अगस्त महीने में होती है। शादी होती है, शादी होने के बाद कायदे से परिवार में 3 बच्चे थे। पति को पत्नी मिल गई थी, पत्नी को पति मिल गया था। पूरी दुनिया एक बार फिर से जुड़ चुकी थी, सज चुकी थी। लेकिन अब एक बात जो थी, नीलम को कहीं ना कहीं खाई जा रही थी। नीलम को लग रहा था कि जो उसकी बेटी खुशी है, खुशी को शायद कोई पालने का पोसने का जो खर्चा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ टाइम बाद जब वो खुशी बड़ी हो जाए तो अवधेश देना बंद कर दे। इसीलिए इसी टेंशन में एक दिन ये अवधेश से पूछती है कि जो पैसे हैं, जो प्रॉपर्टी है, उनका तुम क्या करोगे। अब ये बात जब अवधेश सुनता है तो बड़े खुशी मन से कहता है, जाहिर सी बात है, जो प्रॉपर्टी है अपने दोनों बच्चों को दे दूंगा। अब ये बात नीलम सुनती है तो उसे धक्का लग जाता है कि अगर शादी हुई है तो शादी के बाद मेरे बच्चे भी इसके बच्चे हुए, तो मेरी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोच रहा। अब नीलम इस बात पे खरी खोटी कहना शुरू करती है। अवधेश भी इधर उधर की बातें करता कहता है कि देखो, प्रॉपर्टी पे तो वैसे भी बेटों का ही हक होता है, लेकिन नीलम को लगता है कि ये मामला बेटा बेटी का नहीं, ये मामला सगे और सौतेली का है। नीलम इस बात को लेकर आए दिन झगड़ा करती, आए दिन अवधेश को कहती कि जो प्रॉपर्टी है तीनों को दो। लेकिन जो अवधेश था वो एक फूटी कौड़ी खुशी को देने को तैयार नहीं था। उसे अपनी संपत्ति का जो वारिस दिख रहा था, उसके दोनों बेटे ही दिख रहे थे। अब जब बार बार यही चीजें होने लगी तो नीलम कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। उसे लगा कि शायद अब जो पति है अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों को दे देगा और हमको और हमारी बेटी को डर डर की ठोकरें ही खानी पड़ेगी।
इसी बात को लेके आए दिन झगड़ा होता और झगड़ा होते होते 25 फरवरी को शनिवार के दिन को इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद दोनों खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं। लेकिन सोते समय ही नीलम ने प्लान अपना बना लिया था। इसी प्लान के तहत जैसे ही सारे लोग सोते हैं, नीलम उठती है, चाकू उठाती है और सबसे पहले अवधेश की गर्दन पे चाकू फिरा देती है। अवधेश सोते सोते उसकी गर्दन कट जाती है, दर्द से तड़पने लगता है और जाहिर सी बात है अगर गर्दन की नस कट गई या दब गई तो लोअर बॉडी से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, लोअर बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो अवधेश अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था लेकिन उसकी लोअर बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। इसके बाद उसके बड़े बेटे आयान की गर्दन पे चाकू चलाती है और साथ ही साथ गुस्से में कह रही थी कि ना तुम रहोगी, ना तुम्हारे बच्चे रहेंगे, ना ही प्रॉपर्टी मिलेगी। आयान की गर्दन पे चाकू चलाने के बाद आरव की गर्दन पे चाकू चलाती है और अंत में खुद ही 112 नंबर पे फोन करती है। अब पुलिस वाले जब ये कहानी सुनते हैं तो पुलिस वालों को ऐसी महिला के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि पैसे के लिए इसने 3 खून कर दिया और ऐसा खून कि इसमें 2 मासूमों की जान गई। जो सुनने वाले थे उनको भी गुस्सा आया, जो आसपास के लोग थे उनको भी गुस्सा आया। लेकिन इसी बीच एक दूसरी कहानी भी इस महिला ने सुनाई। इस महिला ने कहा कि प्रॉपर्टी, पैसे, ये सारी बात तो ठीक थी, अगर 8 महीने तक मैं सह रही थी तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और इस बच्ची को, खुशी को मैंने छोटे से पाला है तो शायद अब मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। लेकिन जो अवधेश गुप्ता था, जैसे जैसे मेरी बिटिया बड़ी हो रही थी, इसकी जो नजर थी मेरी बेटी के ऊपर गंदी हो रही थी। आए दिन उसे छेड़खानी करने की कोशिश करता, आए दिन गलत तरीके से देखता, मुझसे कई बार कह रहा था कि मुझे इसके साथ सोना है, बहुत सारी चीजें और ऐसी बोलता था। अब बिटिया छोटी थी, उसे ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि अगर ये इंसान जिंदा रहा तो मेरी बेटी के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत कर देगा और इसको छोड़ के हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे। तो सोल्यूशन यही था कि इसकी जान को ले लिया जाए। अब जो गुस्सा था पुलिस वालों का कहीं ना कहीं सिंपैथी में बदल गया। लेकिन फिर वही बात कि अगर पति पे गुस्सा था तो बच्चों की क्यों माना। और अंत में यही सारी चीजें करते करते जो फाइनली चार्जशीट बनाई गई, उस चार्जशीट में जो कत्ल की वजह लिखी गई उसमें गलत नजर प्लस प्रॉपर्टी की लालच, इन दोनों चीजों को मेंशन किया गया। लेकिन जो गलत नजर है उसे बहुत कम करके दिखाया गया और प्रॉपर्टी की जो बात थी उसको ज्यादा तवज्जो दिया गया। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।